बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साफ़ी हज़रात, पत्रकार बहनों और भाइयों को सलाम व आदाब। जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज़ हमने ख़ास तौर से प्रेस नोट में शामिल किए हैं, उनमें सबसे पहला इशू हालिया दिनों में उदयपुर राजस्थान में जो वाक़या पेश आया है और उससे मुताल्लिक़ जो और बातें हैं उससे रिलेटेड हमारा ये इशू है। आपको मालूम है कि मुल्क में पिछले एक महीने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का मसला पिछले एक महीने से मुल्क में चल रहा है। उसी ज़िमन में पूरे मुल्क में जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं और उन प्रोटेस्ट को सख्ती से दबाने और कुचलने की कोशिशें भी हुई हैं। लेकिन पिछले दिनों उदयपुर में जो वाक़या पेश आया है उससे माहौल बिल्कुल बदल गया और दूसरे अंदाज का हो गया है। जमात इस्लामी हिंद में उदयपुर में जो कन्हैया लाल का कत्ल हुआ है उसकी सख्त अल्फाज में अपने बयानात में भी, अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की है और ये बताया है कि इस तरह की वायलेंस को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम किया जाता है और इस्लाम में इस तरह इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लामी तालीमात और इस्लाम के मिजाज के भी सख्त खिलाफ है। ये बात भी हमने कही है कि इन हालात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग पूरे मुल्क में माहौल को ख़राब करने और नफ़रत फैलाने, और ये जो वाक़या उदयपुर में हुआ है इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान और इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और उससे मुल्क का माहौल बिगड़ने का और ज़्यादा अंदेशा है। तो हमने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़े से फ़ायदा उठाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक पिटीशन को सुनते हुए, उसको रिजेक्ट करते हुए जो कमेंट्स किए हैं उससे हमें काफ़ी उम्मीद हुई है और उसमें सख्त अल्फाज में जो पैनलिस्ट जिन्होंने टीवी चैनल पर जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एहानत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था उनको ज़िम्मेदार ठहराया है कि उनकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है, ख़राब हुआ है और मशवरा दिया है कि उनको पूरे मुल्क से टीवी चैनल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन और इस सजेशन और कमेंट का इस्तकबाल करते हैं और इसको एक अच्छी अलामत समझते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि एक महीने से ज़्यादा गुज़र जाने के बाद भी अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है। तो ये एक बहुत ही अफसोस का पहलू है और हमने देखा कि उसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है और मुनाफरत बढ़ी है। यहाँ तक कि बैरून मुल्क हमारे मुल्क की तस्वीर ख़राब हुई है और हमारे मुल्क को भी इसमें नीचा देखना पड़ा है। इसके बावजूद नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का न होना ये बहुत ताज्जुब और अफसोस की बात है। तो जमात इस्लामी हिंद इस मुतालबे को दोहराती है कि उनकी फ़ौरी गिरफ़्तारी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।
एक और अहम डेवलपमेंट इन दिनों में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो एमवी गवर्नमेंट को जिस तरह से गिराया गया है और जिस तरह वहाँ की एक पार्टी में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, बगावत हुई है, और जिस तरह चुनिंदा नुमाइंदों की खरीद और फरोख्त जिस तरह अमल में आई है, ये हमारे मुल्क की सियासत के लिए एक बहुत ही अफसोस का पहलू है। और जमात इस्लामी हिंद इस तर्ज अमल को कि सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और इसको मुल्क के लिए एक बहुत ही बुरा रास्ता और गलत एक अच्छी अलामत के तौर पर नहीं देखती, और मुल्क को और मुल्क की सियासत को इसका खमियाजा और भी आगे भुगतना पड़ सकता है और बड़ी कीमत हमको अदा करनी पड़ सकती है। साथ ही जमात इस्लामी ने इस बात की भी पर नाराज़गी जताई है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जाते वक्त भी 2 शहरों के नाम उन्होंने बदलने का फैसला किया है। वो हमारी निगाह में बहुत ही काबिल मजम्मत है और गलत है। जिस तरह जल्दबाजी में उन्होंने जाते हुए 2 शहरों के नाम भी बदल दिए हैं। एक और अहम इशू जो पिछले दिनों बहुत छाया रहा मुल्क में, वो है हमारी डिफेंस सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के बारे में जो एक नई स्कीम अग्निपथ के नाम से इंट्रोड्यूस की गई, और उसका पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुए, यहाँ तक कि वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, आगजनी हुई, बसें और ट्रेनें भी जलाई गईं। जमात इस्लामी हिंद ने उस वक्त भी अपने बयान में ये बात कही थी कि ये जो नई स्कीम है, जिसे में कहा गया है कि सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा और उसके बाद उसमें से 25% लोगों को परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और बाकी लोगों को दूसरी सर्विसेज में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी। तो जमात इस्लामी हिंद इस स्कीम के बारे में हमारी राय और मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पहले भी आ चुका है, उसको हम दोहराना चाहते हैं कि ये स्कीम न तो हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए और डिफेंस सर्विसेज में जिस तरह की ज़रूरियात हैं और वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसको सामने रखते हुए इस तरह की टेम्परेरी सर्विसेज जिसमें सिर्फ हमारे डिफेंस सर्विसेज में शामिल होने वाले लोगों को सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के तौर पर कंसिडर किया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ जहां हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है, ऐसे हालात में हमारे डिफेंस फोर्सेस में अफराद को, लोगों को कम करने की इस तरह की कोशिशें और इन सर्विसेज की अहमियत को इस तरह घटाना, जमात इस्लामी हिंद इस मामले में ये समझती है कि ये स्कीम फ़ौरन वापस ली जानी चाहिए। पिछले दिनों हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे लगता है कि जमहूरियत पर और जमहूरी कदरों पर बराबर चोट की जा रही है। जिस तरह के प्रोटेस्ट्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर जो प्रोटेस्ट जगह जगह हुए और उनको जिस तरह से कुचलने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में, झारखंड में हुई और उसमें गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर हुई, यूएपीए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया गया और बाज़ लोगों के घरों को भी बुलडोज किया गया। ये जो तर्ज अमल है हुकूमतों का, ये जमात इस्लामी हिंद की निगाह में बहुत ही तशवीशनाक है और ये मुल्क की जमहूरी कदरों के लिए, जमहूरियत के लिए एक बुरी अलामत है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने की आप इस तरह कोशिश करें। और ख़ास तौर से ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा करने के लिए हुए थे।
तो मुतालबा करने वालों को कुचलने की कोशिश की गई, मुतालबा करने वालों को की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, और जिसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है, ख़राब हुआ है। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से इस दौरान बहुत ही रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर टिस्टा सेतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। गुजरात के फॉर्मर डीजीपी बी आर श्री कुमार की गिरफ्तारी अमल में आई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुताल्लिक जो टीवी चैनल पर जो डिबेट हुआ था, उस खबर को लोगों के सामने लाने वाले ज़ुबैर अहमद की गिरफ्तारी भी अमल में आई। ये गिरफ्तारियां साफ तौर पर बता रही हैं इस मुल्क में जो अपनी राय रखने की जो आज़ादी है, और ख़ास तौर से जो लोग विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के डिफेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात राइट्स में विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ ये साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा मुल्क गलत रुख पर जा रहा है, और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चोट पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। जमात इस्लामी हिंद न सिर्फ इसकी मजम्मत करती है, बल्कि इसको बहुत ही तशवीश की निगाह से देखती है, और उम्मीद करती है कि इस सिलसिले में हम सब लोग, मीडिया भी और आवाम भी इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ये जो फ्रीडम, इसको बचाया जाए और इसको मजबूत करने की हम कोशिश करें। आखिरी जो इशू हमने लिया है वो हमारे मुल्क की जो माशी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसके नतीजे में जो नुकसानात अब तक हो रहे हैं और आइंदा जो हो सकते हैं, उसके सिलसिले में हमने एक इशू यहाँ पर लिया है, और उसमें ये बात कही है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडरल फंड जो रिज़र्व है वहाँ का, उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट का इजाफा हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ज़ाहिर है मसला तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, मगर उसके असरात हमारे मुल्क पर, ख़ास तौर से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा मुल्क, उस पर उसके गहरे असरात पड़ रहे हैं और आइंदा और पड़ेंगे, और उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी। तफसील में जाने का यहाँ मौका नहीं है, और हमारा रुपये की कीमत जो है वो कम हुई है। 80 रुपये का $1 की कीमत बढ़ी है, और हमारी हुकूमत ने जो पिछले दिनों और पिछले सालों में जिस तरह से बहुत जल्दबाजी में जो फ़ैसले किए हैं इस महाज पर, यानी डीमोनेटाइजेशन और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, और कोविड के ज़माने में जो चीज़ें हुई हैं, और ख़ास तौर से रिटेल और जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर हमारी तवज्जो कम हुई है, और एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर हमारी तवज्जो कम हुई है। तो ये जो हमारा पॉलिसीज़ का जो गलत रुख है, उसकी वजह से और ज़्यादा पेचीदगियाँ और ज़्यादा परेशानियाँ हमारे मुल्क को दरपेश आ सकती हैं। तो इस पर जमात इस्लामी हिंद तशवीश का इजहार करती है, और ये उम्मीद करती है कि हमारा मुल्क एक वेलफेयर स्टेट है, और हमारे मुल्क की इकोनॉमी को लोगों पर और लोगों की ज़रूरतों पर, यानी लोगों के डिमांड बेस जो है वो हमारा पॉलिसी होनी चाहिए। लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और बड़े कॉरपोरेट घरानों और बड़े कारोबारी लोगों के फ़ायदों के मुकाबले में आम लोगों के बारे में और छोटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करते हुए हमारी पॉलिसीज़ को तश्कील देना चाहिए। ये चंद इश्यूज़ हैं जो हमारे प्रेस नोट में दर्ज किए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि इसकी रोशनी में आप हजरात सवालात करेंगे। मोहतरम
अमीर जमात हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। शुक्रिया। सर, उदयपुर में जो वाकया हुआ है तो गहलोत ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको फांसी दिलवा देंगे। तो इसी तरह जिस तरह से पहलू खान का जो हुआ था वाकया, उससे ज्यादा बुरा वाकया हुआ उदयपुर में, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो सर, पहलू खान के जो मुजरिम है तो उनको भी आप फांसी दिलवाने की मांग करेंगे? और जैसे जो ये लोग जो फांसी के लिए कह रहे हैं फांसी दी जाएगी तो कन्हैया लाल के लिए, तो क्या सर आप उनकी फांसी की सजा को रद्द की कोशिश करेंगे? जी, तो कानून हाथ में लेना और किसी बेगुनाह का कत्ल करना, इसको हम बहुत ही संगीन जुर्म समझते हैं। इस वाक़े की हमने शदीद मज़म्मत की है और कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि मुजरिमीन को सज़ा मिले। हमने डिमांड भी किया है। पहले दिन ही, जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके दूसरे दिन ही हमने बयान जारी करके मज़म्मत की है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि सिर्फ इस एक वाक़े तक महदूद नहीं होना चाहिए। मुल्क में ऐसे जितने वाक़यात हो रहे हैं आम बेकसूर इंसानों के कत्ल के, हमने इस प्रेस नोट में भी ये बात लिखी है कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। मॉब लिंचिंग के इवेंट्स चलते रहे और उसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश में जो वाक़या हुआ कि एक सीनियर बुज़ुर्ग आदमी को, जो फिज़िकली चैलेंज्ड आदमी था, उसको मार दिया गया। और अब ये वाक़या, तो ये सारे वाक़यात मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है क़ानून को अपने हाथ में लेने का और हेट का, नफ़रत का और कत्ल गारतगिरी का, उस माहौल का नतीजा है। तो ऐसे सारे मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके अलावा जो लोग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि सरकार को जो भी इस तरह के माहौल बिगाड़ता है उस पर ध्यान देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उदयपुर का जो घटना है उसका कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है, जो एक्यूज है उसका लिंक भाजपा से है। 3 साल का मतलब उनके साथ भी रहा है। तो क्या सोचते हैं? मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी जिसने भी की हो, तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसका पता लगाए और जो लोग उसके पीछे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। मेरा एक सवाल है जी। 5 साल पहले यही हादसा अपराधियों के साथ हुआ था, शंभू ने किया था, उसी शहर उदयपुर में। और एक हादसा ये है, इस हादसे में NIA को मिनिस्टर ने कह दिया इन्वेस्टिगेट करें, मगर पहले हुआ उसमें नहीं किया। ये मुसलमानों की जानिब से हुआ, इससे पहले हिंदू की जानिब से हुआ। सवाल ये है कि मुसलमान की तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो फौरन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या NIA इन्वॉल्व हो जाती है। और हिंदू अगर इस तरह का कोई चीज स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये क्या तरीका है जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? बहरहाल ये बात भी हमने लिखी है इसमें कि ये जो है, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, ये इन सारे इवेंट्स के खिलाफ बिल्कुल इक्विटेबल कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो किसी ख़ास तरह के वाक़यात पर एक अलग तरह का एक्शन लेती है और दूसरे वाक़यात पर दूसरी तरह का एक्शन लेती है, बल्कि जो लोग भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मेरा एक सवाल है, आपने लास्ट पॉइंट ऐड किया वो आपने अर्थव्यवस्था को लेकर के कहा, आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना चाहिए ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ये कहा प्रधानमंत्री ने कि 6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बीते समय में अगर कोविड को छोड़ दिया जाए तो 500 करोड़ ऑलमोस्ट दिए जा चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, हमेशा निवेश किया जा रहा है, पहले भी किया, और क्या करने की जरूरत है, क्या कदम जो आप बताएं? बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है। ओवरऑल आप देख रहे हैं तो MSME सेक्टर और रिटेल सेक्टर और एग्रेरियन सेक्टर ये बहुत ही क्राइसिस का शिकार है। तो पॉलिसीज़ का रुख मजमूई तौर पर यही है कि जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और जो छोटे सेक्टर्स हैं उनको बुरी तरीके से डैमेज किया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ जो अभी हमने उसकी तरफ इसमें प्रेस नोट में भी इशारा किया है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जो जल्दबाजी की जा रही है, कोविड के ज़माने में भी ये किया गया और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो जल्दबाजी की जा रही है उसका भी नतीजा ये निकल रहा है कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। उसके अलावा बजट्स का आप जायज़ा ले लें, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जायज़ा लें, तो आपको यही महसूस होगा कि जिस बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज सेक्टर को और बड़े कारपोरेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है
उसके मुकाबले में छोटे सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन सब को नेग्लेक्ट होना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा ये इन अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है कि मुल्क में दौलत आ रही है, उसके बावजूद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि ये दौलत सिर्फ बड़े कारपोरेट घरानों तक कॉन्सेंट्रेट होकर रह जा रही है, उसका फ़ायदा दरमियानी लोगों को और गरीब लोगों को नहीं पहुंच रहा है। सर, उदयपुर की घटना के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार के तुष्टीकरण का नतीजा उदयपुर की घटना है। इसके जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है और प्रधानमंत्री को जो मौजूदा में देश का माहौल है, देश के लोगों को एड्रेस करना चाहिए ताकि नफरत और कम हो, शांति कायम रहे। तो दो सवाल है, क्या ये तुष्टीकरण का नतीजा है कांग्रेस और राजस्थान सरकार का? और दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए, संबोधित करना चाहिए देश को, ताकि जो माहौल, जो दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लोगों में अमन कायम रहे मौजूदा माहौल में? बहरहाल ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, उस पे हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात अहम है कि ओवरऑल जो मुल्क में माहौल पैदा किया गया है, इसकी तरफ हमने प्रेस नोट में भी इशारा किया है कि ओवरऑल जो माहौल पैदा किया जा रहा है हेट का, नफ़रत का और पॉलिटिकल जो पूरा मोबिलाइजेशन है वो हेट के अराउंड है। आप हालिया जितने इलेक्शंस हुए उसमें देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि डेवलपमेंटल इश्यूज़, लोगों के रोज़गार के इश्यूज़, पॉलिसीज़, इन सब को पीछे कर दिया गया है और इमोटिव इश्यूज़, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे की भावनाओं से खेलना, जज्बात से खेलना, मजहबी जज्बात को भड़काना, यही अब हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स की बुनियाद बनती जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस की कोशिशें हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने मुल्क में ये सूरत हाल पैदा की है और इसी सूरत हाल ने सीरीज़ ऑफ मॉब लिंचिंग इवेंट्स को जन्म दिया है और इसी सूरत हाल ने उदयपुर इवेंट को जन्म दिया है। ये दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मॉब लिंचिंग के इवेंट और उदयपुर का इवेंट ये स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। ये सब एक ही सिलसिले का हिस्सा हैं और इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के साथ साथ वो मीडिया हाउसेस जो इस नफ़रत को फैला रहे हैं। पॉलिटिशियंस को बुलाकर मीडिया स्टूडियोज़ में गर्मा गर्म डिबेट कराते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, जज्बात को भड़काते हैं, तो ये सब लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन मीडिया हाउसेस और एंकर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो इस तरह भावनाओं से खेल रहे हैं और मुल्क को आग और खून में ढकेल रहे हैं। सर, हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक किताबें हैं सर, संस्कृत में हिंदू किताबें सारी और जो होली कुरान है वो अरबी में सर। तो जो होली कुरान का जो फर्स्ट पार्ट उसमें लिखा हुआ है, लोगों जो तुम्हें दिया खाओ पियो जमीन के साथ ना करो। तो सर इसका वजह ये है कि मुसलमान कुरान शरीफ को जो है वो तर्जुमे के साथ भी पढ़ रहा है, कुरान शरीफ को समझ नहीं पा रहा है वो। जी, ये बात सही है आपकी कि जो धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात कि ये लोग रिलीजियस लोग नहीं है। बहुत सही बात है ये कि कोई भी आदमी जो किसी भी मज़हब में यकीन रखता है वो इस तरह की कैवेटिक सिचुएशन, इस तरह का फितना फसाद उसको पसंद नहीं कर सकता। तो ये टोटली रिलीजन का मिसयूज़ है, पॉलिटिकल मिसयूज़ है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मिसयूज़ है और इसको मुल्क के सारे धार्मिक लोगों को और सारे संजीदा लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब लोगों से माटी टिप्पणी जो की गई थी नबी साहब पर, तो पूरी दुनिया में खिलाफत हुई थी, विशेष रूप से खाड़ी देशों से। लेकिन जब उदयपुर की घटना हुई है, खाड़ी देश से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ये चुप्पी दिखाई दे रही है पूरी देश दुनिया में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहरहाल वो तो खाड़ी देशों से पूछिए, यहाँ तो हम जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे हैं और हिंदुस्तान की सारी मुस्लिम जमात ने सब ने इसको कंडेम किया है। इसी को नहीं, जब भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, चाहे वो करने वाले इस्लाम का नाम लें या किसी और धर्म का नाम लें, जो भी गलत काम करेगा उसको कंडेम किया जाएगा। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल मुकुल शर्मा के हवाले से जो रिमार्क और ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका आपने खैर नोटिस किया है। उसने अपने ऑब्जर्वेशन में कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर या किसी और मामले में कोई बात नहीं कही। ये कहा कि उनको टीवी पर आकर माफी मांगना चाहिए देश से। एक बड़े तबके का ख्याल ये है कि मुकुल अगर माफी मांगती है
तो उसको माफ कर देना चाहिए, जिसमें मुसलमानों का भी एक क्लास शामिल है। आप गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं उसी के साथ, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं समझता हूं कि ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई का। उन्होंने जी एक आखिरी जुमला, क्या ये आपको नहीं लगता कि मुकुल शर्मा की गिरफ्तारी से मुल्क का मौजूदा कशीदा माहौल और खराब हो सकता है? इसी के साथ एक सवाल ऐड कर लेते जी हैं। अभी आपने कहा कि जो टीवी एंकर जो इंस्टिगेट करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो इसको अगर अमल में लाया जाए तो लगभग 90% टीवी चैनल तो बंद ही हो जाएंगे। तो क्या आप मुतालबा करते हैं कि कुछ हफ्ते के लिए या एक आध महीने के लिए टीवी को बंद कर दिया जाए? तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, पहले आपका सवाल, सुप्रीम कोर्ट की जो कल की कार्रवाई है उसको बाज़ लोग उस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसने सिर्फ माफ़ी मांगने की बात की। मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी जवाब तलब किया है, पूछा है कि अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़ाहिर है गिरफ्तारी करने का काम तो पुलिस का काम है, कोर्ट तो एक मरहले पे जाके उसका वो देती है। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर सिर्फ माफ़ी से मसाइल हल हो जाएं तो फिर जेलों की कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया में। सारे जेल बर्खास्त कर दिए जाएं, हर मुजरिम माफ़ी मांगेगा, हर मुजरिम माफ़ी मांगेगा। जो भी जिस पे भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे किसी भी किस्म का, तो आके माफ़ी मांग लेगा और उसको छोड़ दीजिए। फिर जेलों की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है? तो अगर आप क्राइम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा देना ये ज़रूरी है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है जो कुछ उसने किया है। उसने पूरे मुल्क में नफ़रत की आग भड़काई है, तो ऐसे जुर्म को सख्त सज़ा मिलना ज़रूरी है। अब उससे मुल्क का माहौल ख़राब नहीं होगा, बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में उससे मदद मिलेगी। आप मुजरिमों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के प्रीजुडाइज से ऊपर उठकर, जानिबदारी से ऊपर उठकर, पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर अगर आप कार्रवाई करेंगे और स्ट्रांगली ये मैसेज देंगे कि हम किसी भी किस्म का क्राइम इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते, सबके लिए लॉ एकसा है, जो भी लॉ का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये स्ट्रांग मैसेज आप देंगे तो लॉ के वायलेशन को रोकेंगे आप। यही तरीका है सारी दुनिया में। तो इससे माहौल क्यों ख़राब होगा? इससे माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब दूसरा सवाल कि इसके नतीजे में 90% चैनल्स हमारे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? क्या आप ये समझते हैं कि 90% चैनल्स हमारे वो जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं? अगर सब जज्बात भड़काने का काम कर रहे हैं तो बंद होना चाहिए उनको। लेकिन हम समझते हैं कि सब नहीं है। मीडिया में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आप सब लोग भी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और अपनी अच्छी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करने वाले लोग भी हैं। जो शरपसंद हैं, जो मीडिया को, हमारे मुल्क के मीडिया को सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में नफरत की आग भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को लगाम देना ज़रूरी है। नुपुर शर्मा ने जब धार्मिक भावनाओं को आहत किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर धारा 295 और 153 और 505 लगाई। लेकिन वहीं और न्यूज के जुबैर ने जब एक फोटो ट्वीट किया तो उन्हें वही धाराएं उन पर भी लगाई गई, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तारी कर दी गई। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जब दोनों ने ही धार्मिक? जी, वही हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। आप भी डिमांड कीजिए, आप भी लिखिए इस पे। ये जो डबल स्टैंडर्ड है इस पे आप भी लिखिए और आप भी पब्लिक के सामने लाइए कि ये बिल्कुल गलत हरकत है। जिसने जुर्म किया है और जिसने सारे मुल्क को नफरत की आग में ढकेला है, उसको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए और फौरी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि किसी भी घटना के बाद मदरसों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मदरसों की तालीम से लेकर उसको जोड़ा जाता है, जो भी क्रिमिनल होता है उसमें, कि इसने मदरसे में तालीम पाई है तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या जमात उसमें कुछ लीगल प्रोग्रेस फॉलो करेगी? बहरहाल वो तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम करते हैं, हर मसले में उलझा भी नहीं जा सकता। तो अब ज़ाहिर है कि ये बहुत गलत ट्रेंड है कि कुछ वाक़या होता है तो इसको बिल्कुल गलत रुख पर लेके चले जाते हैं। वाक़े के जो असल फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दूसरी बहसें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए शुरू कर दी जाती हैं। तो जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी असल जड़ क्या है इसको समझना चाहिए। हम समझते हैं कि असल जड़ यही नफ़रत का माहौल है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है और इस पॉलिटिक्स को मीडिया जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये दो फैक्टर्स हम समझते हैं कि सबसे मेन फैक्टर्स हैं। तो इसी पर
ध्यान होना चाहिए और इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की फ़िक्र होनी चाहिए। बाकी मसाइल भी हो सकते हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन ऐसे वाक़यात को गलत रुख देकर और दूसरी तरफ ले जाकर इन असल फैक्टर्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि हर मसले में नहीं उलझा जाता, तो ये देश के मदरसों का सवाल है। ठीक है, वो गौर करेंगे, वो तो गौर किया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है, कोई स्पेसिफिक इवेंट सामने आता है तो उस पर गौर करेंगे। अगर जरूरत महसूस होगी तो जो कार्रवाई भी मतलूब है वो की जाएगी। केरला के माननीय राज्यपाल साहब खुल करके फ्रंट फुट के मदरसों को लेकर के जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आपके सामने होंगे। अब इसके बाद क्या बचता है? नहीं, बहरहाल कोई स्पेसिफिक बात है तो आप लेके आइए, उस पर हम ज़ाहिर है कि उस पर बातचीत होगी, कंडेमनेशन होगा, बयान जारी किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे लीगल कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद टीवी चैनलों में एक तब्दीली भी देखने को मिली है। कल एक ही बड़े चैनल पे एक डिबेट के बाद एंकर ने बाकायदा ये कहा कि जो कुछ कहा गया है उससे टीवी चैनल सहमत नहीं। तो इसे किस तरह आप देखें? किससे सहमत नहीं है? जो टीवी चैनल पे डिबेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, उसके बाद एंड में एंकर ने अपना जो रिमार्क दिया, कि टीवी चैनल का ये वक्तव्य नहीं है और चैनल इससे सहमत नहीं है। ठीक है, वो डिस्क्लेमर दे रहे होंगे, लेकिन वो डिस्क्लेमर काफ़ी नहीं है। तो वो तो जाहिर है कि कोई छोटी मोटी बात है, कोई अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उसके लिए वो डिस्क्लेमर काम करेगा। लेकिन स्टूडियो में बैठकर आप जज्बात को भड़काएं, पूरे मुल्क में आग लगाएं, नफ़रत की ज़ुबान बोलें और मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी करें और एंकर खामोश रहे, तो उससे वो डिस्क्लेमर ऐसे मामलात में हरगिज़ मदद नहीं करेगा। एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीवी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर टीवी चैनल खुद इनवाइट करके उस तरह की बातें करा रहा है तो ज़ाहिर है कि टीवी चैनल अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ उस डिस्क्लेमर के ज़रिए बच नहीं सकता है। ये महाराष्ट्र की हुकूमत ने जाते जाते जिन दो शहरों का नाम बदला है, जाहिर सी बात है कि उसमें एनसीपी और कांग्रेस दोनों शामिल थी, और कांग्रेस जबकि नाम बदलने के ताल्लुक से एनसीपी भी हमेशा मुखालिफ रही है। तो इसमें तो क्या खुलकर आप उसको कंडेम करेंगे उस हुकूमत को जिसमें तीनों पार्टियां शामिल थी? बहरहाल जाहिर है कि हम तो जो भी गलत इक़दाम है उसको कंडेम करते हैं। किसी पार्टी से हमारी ना कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है ना। जो पार्टी भी अच्छा काम करेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे, और जो पार्टी भी गलत काम करेगी उसकी हम मुखालफत करेंगे। तो ये जो फ़ैसला हुआ है, ज़ाहिर है नाम बदलना वो तो ठीक है, इससे पहले भी बहुत से नाम बदले जाते रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे जिन शहरों का नाम मुसलमानों के नाम पर है उनको बदलना, ये एक पूरा एजेंडा है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह। और इसका मकसद ही ये है कि मुल्क में मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए और उनको एक बिल्कुल अलग थलग करके एक फॉरेन एलिमेंट बावर कराया जाए। तो इस एजेंडे को परसीव करते हुए ख़ास चंद शहरों के नाम बदलना ये बिल्कुल गलत बात है, और इसी नफ़रत के माहौल को प्रमोट करने की कोशिश का हिस्सा है। तो इसकी हम मुखालफत करते हैं, शदीद मुखालफत करते हैं, जिसने भी किया हो। सदर साहब, जो नफरत की सियासत को बार बार आप कह रहे हैं, इस नफरत को सियासत को खत्म करने का आपके पास क्या एजेंडा है? एक आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्या इस नफरत की सियासत के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे क्या? ये तो हम मुसलसल अभियान चला रहे हैं, ये हमारे मकासद का हिस्सा है। सिर्फ चंद दिन की कैंपेन नहीं, ये हमारी रोज़ाना की एक्टिविटी का हिस्सा है कि पूरे मुल्क में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि नफ़रत का यह माहौल ख़त्म हो और मुख्तलिफ़ मजहबी फ़िरक़ों के दरमियान डायलॉग का एटमॉस्फेयर हो, बातचीत का माहौल हो, जिन मसाइल पे हमारे दरमियान अलग अलग व्यूज़ हैं उस पर हम बात करें, और बहुत सारे मसाइल जिन पे हम सब मुत्तफ़िक़ हैं उस पर मिलजुल के काम करें। गरीबों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, इन सब मसाइल पर हम मिलजुल कर काम करें। तो ये अभियान हम हर लेवल पर, गाँव का लेवल, कॉलोनी महल्ले के लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, हर लेवल पर और हर सतह पर, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, रिलीजियस लीडर्स के दरमियान, गांव के लोगों के दरमियान, यूथ के दरमियान, लेडीज़ के दरमियान, हर जगह ये अभियान मुसलसल चलाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान में हमारा साथ दें, मीडिया भी इस अभियान में हमारा साथ दे। इस वक्त ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। अच्छा, गाँव के अंदर पे किस तरह के अभियान आपके चले, कहाँ कहाँ चले, 2-4 जगह का नाम बता दीजिए। सेमिनार कॉन्फ्रेंस की बात दिल्ली और मुस्लिम इलाके में नहीं। देखिए, पूरे मुल्क में 1000 से ज़्यादा सद्भावना मंच हमारी कोशिशों से, जिसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं
और वो 1000 से ज़्यादा सद्भावना मंच लोकल लेवल पर कायम हैं और वो बराबर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में भी ये जो अभी वाक़यात हुए हैं, वहाँ का जो धर्म गुरुओं का एक मंच है जिसमें जमात इस्लामी हिंद खुद भी शामिल है, उनकी तरफ से बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ के हालात पर जारी किया गया। उदयपुर के वाक़यात के बाद भी जारी किया गया। तो हर जगह लोकल लेवल पर भी और नेशनल और स्टेट लेवल पर भी इन लोगों से हमारा राब्ता है। और असल चीज़ है लोकल लेवल पर तो 1000 से ज़्यादा हमारे लोकल लेवल पर इस तरह के सद्भावना मंच काम कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से मौलाना नफरत फैला रहे हैं, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, चौथन से जुदा, आँख निकाल लो, हाथ काट लो, उन पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या इस्लाम में ऐसा कानून है? एक्शन लेने का काम जमात इस्लामी का नहीं है। हम तो समाज में हम तो अपनी राय दे रहे हैं कि जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, कहा गया है, और जिसको इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं उसको कहा गया है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो जाहिर है यही किया जा सकता है। बाकी काम सरकार का है। जो लोग कानून हाथ में लेते हैं या जो लोग माहौल ख़राब करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का काम हुकूमत का है।